लंबी छुट्टियों के बाद कुछ दिनों पहले ही मैंने ड्यूटी रीज्वाइन की थी। फिर मेरे पास आया सेजल मेहता केस। इस केस ने मेरे जहन को इतना थका दिया कि लगने लगा मैं इस केस में एक अरसे से उलझा हुआ हूं। मैं जब भी इस लड़की के बारे में सोचता हूं तो एक अजीब ख्याल मेरे जहन को जकड़ लेता है। पुलिस वाले मृत विक्टिम से कभी मिल तो नहीं पाते, लेकिन फिर भी उन्हें विक्टिम की जिंदगी में उतरना पड़ता है और उनकी जिंदगी के उन आखिरी पलों तक पहुंचना होता है जहां उनका गुनहगार छुपा होता है। और इस लड़की की जिंदगी के आखिरी पलों में वो दास्तान छुपी थी जिसे एक भूल का नाम दिया गया था। अक्सर ऐसा क्यों होता है, जो लोग दूसरों के हक के लिए लड़ते हैं, किस्मत उनके हक में गलत फैसला सुना देती है। मेरी जिंदगी के कई पन्ने थे, लेकिन हर पन्ने पे 3 शब्द जरूर लिखे होते थे: जोश, जज्बा और जज्बात। केस नंबर 26, आदित्य जैन वर्सेस राधिका जैन। योर ऑनर, वायलेंस का कोई जेंडर नहीं होता है। एक औरत के भी हाथ होते हैं जो कि मर्द पे भी उठ सकते हैं, और एक बीवी भी अपने पति को असॉल्ट कर सकती है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट आदित्य डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं। जब रिश्ते हिंसा की बलि चढ़ते हैं तब जज्बाती चोट जिस्मानी चोट से ज्यादा दर्द भरी होती है। एंड योर ऑनर, दर्द का भी कोई जेंडर नहीं होता है। और झूठ का भी कोई जेंडर नहीं होता। झूठ को सच बनाने की भूमिका चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से कर ली जाए, लेकिन प्रूफ क्या है? योर ऑनर, ये आदित्य की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें उसकी पुरानी इंजरीज के प्रूफ हैं। योर ऑनर, आदित्य के फ्रेंड्स, नेबर्स हर कोई स्टेटमेंट दे चुका है और सबका यही कहना है कि वायलेंट आदित्य नहीं, राधिका है। योर ऑनर, अगर मेरे क्लाइंट चाहें तो काउंटर केस भी कर सकते हैं, बट हम कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आई अपील कि इस केस को डिसमिस करके डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक महिला होने के बावजूद भी सेजल जी इस केस को जीतने के लिए बहुत कुछ मैनिपुलेट कर रही है। आप अपनी दलीलें नहीं प्रूव कर पा रहे हैं तो कुछ भी कह रहे हैं, बट आई बिलीव इन जस्टिस योर ऑनर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कई बार गलत तरह से इस्तेमाल हुआ है, सो आई होप इस केस में एक ऐसा वर्डिक्ट आए जो कि सभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को वायलेट करने वालों के लिए एक बड़ा सबक हो। सेजल, मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम्हारी मदद से मैं एक केस जीत सकता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि उस औरत के साथ मैं कितनी घुटन महसूस करता था। सेजल, कब से कॉल लगा रहा हूँ, फोन भी बंद है तुम्हारा। सॉरी प्रतीक, मैं कोर्ट रूम में थी। तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पहले ड्राइवर समझ रखा है। वैसे सही है, तुम्हारा वेट करता रहूँ मैं हमेशा, है ना? सॉरी यार। आदित्य, ही इज प्रतीक, माय फियांसे। हाय। हाय। अब आपका ऑर्डर हो तो चले यहाँ से। सी यू ऑन द वर्डिक्ट डे। लेट्स गो, बाय। मैंने तुमसे कहा था ना, I was not prepared। और तुम अंजलि, क्या हुआ राघव? अंजलि रो क्यों रही थी? क्या किया तूने उसके साथ? क्या क्या मतलब? फ्रेंड्स हैं हम, हमारी भी पर्सनल बातें होती है। राघव, तू अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, और माँ की एब्सेंस में मैं तेरी बड़ी बहन ही नहीं, तेरी गार्जियन भी हूँ। क्या पका रही होती थी? ये क्या लैंग्वेज हुई राघव? हाँ, रुको, मैं अभी अंजलि से बात करूँ। उससे क्या बात करोगी यार? हाँ, तो एक बात बता, तू इतना डर क्यों रहा है? कहीं तूने उसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो? इनफ दीदी, मैं आपको कभी पूछता हूँ क्या कि आप प्रतीक के साथ क्या क्या करती हो? हाँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर। बहुत बदतमीज होता जा रहा है। सेजल, तुम ना छोटी सी बात को इधर का उधर ले जाती हो यार। तुम उसे शांति से समझाओगी ना तो आई थिंक वो समझ जाएगा। सो जस्ट रिलैक्स, ओके? चल। बाहरी दुनिया से जूझना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल उन रिश्तों से जूझना होता है जिनके लिए हम जीते हैं। अपनों की हार के आगे बाहरी दुनिया की जीत भी फीकी लगती है। आदित्य जैन वर्सेस राधिका जैन। इस केस के फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और प्रूफ्स पे बारीकी से गौर करने के बाद ये कोर्ट आदित्य जैन को डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस से बरी करती है।
थैंक यू सेजल, यू सेव्ड माई लाइफ। तुम मेरे लिए फरिश्ता बन के आई हो। जिंदगी हर मोड़ पे मुझे कामयाब कर रही थी, पर पता नहीं था मैं एक नाकाम सफर भी तय कर रही थी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सेजल। मुझे पता था तुम ये केस जीत कर रहोगे। जिस डेडिकेशन, सिंसियरिटी और ईमानदारी से तुम काम कर रही हो, इट्स समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात। आज कोई काम की बात नहीं होगी। इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। एंड लिसन गाइस, सेजल की जीत की खुशी में आज मैंने आप सब के लिए डिनर पार्टी अरेंज की है। एंजॉय। तुम्हें लग रहा है बॉस इस सेजल पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल केसेस इसके लिए रिजर्व करके रखे। हम तो सिर्फ पेपर वर्क करने के लिए ना। राघव, अखबार में सेजल और उसके केस के बारे में छपा हुआ है और उसने मुझे बताया भी नहीं। कहाँ है वो? दीदी सो रही होगी माँ, मुझे भी सोने दो। 8 बज रहे हैं राघव, उठ और सेजल से कह मुझे फोन करेगी। दीदी दीदी अंदर हो। दीदी हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? ये मेरी दीदी का नंबर है। आपकी दीदी? वो यहाँ हाईवे पे घायल पड़ी है। क्या? ये लो पकड़ो। आपने ही फोन किया था? जी। दीदी 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 कुछ बोले ना। दीदी राघव, सेजल, कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे आखिर क्या हुआ है? कुछ बोलेगी भी? मुझे लगता है शायद दीदी के साथ रेप। क्या? इसीलिए पूरे रास्ते कुछ बता नहीं रही थी। मैंने उनसे काफी बार पूछा क्या हुआ दीदी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, मुझे सेजल से अकेले में बात कर लेने दे। तू बाहर जा। सेजल, मुझे बताना बेटा, क्या तेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की? राघव, सेजल ठीक तो है ना? मुझे लगता है कुछ तो हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं प्रतीक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? वो दीदी सो रही है, मैं कॉल करवाता हूँ। पड़ोसी कुछ भी कह रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकिन माँ सच सच बताओ, दीदी की तरह आप भी मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? उन्होंने आपको बता दिया ना कि उनके साथ रेप हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर को दिखाया था ना सेजल को। मुझे भी उसकी परवाह है, तू फिक्र मत कर, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। नहीं, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मैं दीदी को लेके जा रहा हूँ, काम करेगी तो उनका मन बदलेगा। ठीक है, मैं भी तेरे और सेजल के साथ वहां आती हूँ।
क्या देख रही है? चल अंदर। बेटा, तूने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैं तुझे ऐसे बुझा बुझा नहीं देख सकती। हम यहाँ दोबारा इसलिए आए हैं ताकि तू पहले जैसी बन सके। मैंने कभी भी किसी भी वजह से आपको दुख पहुंचाया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। पर प्लीज आप पहले जैसे हो जाओ ना। आप है ना, अभी मुझे जितना भी डांटोगे ना मैं सब सुन के लूंगा। जो बोलोगे वो मैं करूंगा दीदी। आपकी सारी डांट सुन के लूंगा। आप जहाँ बोलोगे हम वहां जाएंगे दीदी। तो प्लीज पहले जैसे बन जाओ। यू आर माई स्ट्रेंथ। अपने दर्द छिपा के मैं पहली बार एक झूठी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। सच मुझसे नाराज था या मैं सच से नाराज थी? मेरी दलीलें मुझे ही उलझा रही थी, पर अपना फैसला भी अब मुझे ही करना था। राघव, तू पक्का सेजल को लेके मुझसे कुछ छुपा नहीं रहा है ना? मैं अभी पनवेल आ रहा हूँ। नहीं प्रतीक, वो हम आ गए हैं। सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। अरे तू सेजल का फोन क्यों बंद है? मेरी बात कर उससे। हाँ देखता हूँ। दीदी, क्या कर लिया तूने? सर, ये देखो। मेरी शिकायत खुद से, अपने आप से। मैं ऊपर वाले को थैंक्स बोलती हूँ जिसने मुझे ये जिंदगी दी, दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप दिए, प्यारा सा भाई दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था मेरी एक भूल मुझे उनसे इतना दूर कर देगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसकी सजा मैं अपने आप को दे रही हूँ। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं आपका साथ छोड़कर जा रही हूँ। आपकी सेजल। शहर की एक युवा लॉयर सेजल मेहता की लाश घर में फंदे से लटकी पाई गई। क्या सेजल ने खुदकुशी की या ये एक हत्या है? ये सवाल फिलहाल पूरा शहर पूछ रहा है। प्रारंभिक जांच में अभी तक पुलिस कोई ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। ये सुसाइड नोट में सेजल ने किसी भूल का जिक्र किया। क्या भूल हुई थी? और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो चोटें कैसे आई? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? ये सब माँ की भी भूल है सर। कैसी भूल? सर 15 दिन पहले होली की दहन की रात दीदी एक पार्टी में गई थी। वहाँ उनके साथ कुछ हुआ था सर। पूरी रात घर भी नहीं आई और सुबह सर मुझे लग रहा था उनके साथ रेप हुआ था। रेप? सेजल किसकी पार्टी में गई थी? कहाँ गई थी? अच्छा सुन, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। क्यों? आज घर नहीं आने वाली हो? आऊंगी पर शायद थोड़ा लेट हो जाए, एक पार्टी में जा रही हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि वो किसी होटल कस्तूरी में गई थी और पूरी रात घर नहीं आई थी। तो क्या ये भूल थी? या फिर आपको ये मालूम होता है कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है, आपने फिर भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? उस भूल का जिक्र उसने इस खत में किया। मेरी बेटी का रेप नहीं हुआ था सर। मैंने डॉक्टर से उसका चेकअप भी करवाया था। देखिए, सेजल को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा गया है। कहीं ऐसी वैसी तो बात नहीं? मेरा मतलब है
रही ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती। अगर आप पहले सेजल को यहाँ पे लेके आए होते तो शायद मैं कुछ कंफर्म बता सकती थी। सेजल के साथ मारपीट किसने की थी? दीदी ने कुछ भी नहीं बोला था सर, वो ट्रॉमा में थी। लेकिन धीरे धीरे वो हमसे घुलने मिलने लगी थी। ऐसे कैसे सुसाइड कर सकती है वो? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कोई बाहर से आया और उसने जबरदस्ती आपकी बेटी को अंदर पंखे पर लटका दी? सर कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कॉलेज गया था और माँ शॉपिंग करने। जब घर आए तो दीदी। माना सेजल ने खुद आप लोगों को कुछ नहीं बताया, पर फिर भी उसकी हालत देखकर आप लोगों को नहीं लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए कि पार्टी में उसके साथ क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया? जानने की कोशिश की थी सर, बस इतना पता चला कि पार्टी उनके ऑफिस में थी। ऑफिस कहाँ पर है? जवाहरनगर, जेपी एसोसिएट्स। और सेजल आपको घायल अवस्था में कहाँ मिली थी? एमजी रोड। सर यहीं पे मिली थी मुझे दीदी। आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा है। जादव सुनो, यहाँ आसपास लोगों से पूछताछ करो, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। सेजल बहुत स्ट्रांग लड़की थी, मैं मान ही नहीं सकता कि वो सुसाइड करेगी। 12 मार्च की रात आपके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी थी? हाँ, पार्टी तो थी। सेजल ने एक कंट्रोवर्शियल केस जीता था, उसी के सेलिब्रेशन में। और ये सेलिब्रेशन होटल कस्तूरी में हुआ था? कस्तूरी नहीं तो, पार्टी तो ऑफिस में थी। सर कस्तूरी होटल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उस दिन पार्टी यहाँ पे ऑफिस में ही थी। ये पार्टी कब तक चली थी? करीब 9 बजे तक, और जब सेजल यहाँ से गई तो सब नॉर्मल ही था सर। अच्छा हाँ पांडे बोलो। सर ये जिस हाईवे पे सेजल की लाश मिली थी वहां से 7 किलोमीटर दूर कस्तूरी प्लाजा नाम का एक होटल है। लेकिन राघव ने तो हमें होटल कस्तूरी बोला था। एनीवेज, इस कस्तूरी प्लाजा की लोकेशन भेजो मुझे तुरंत। नहीं सर, 12 मार्च को यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। इस लड़की को आपने यहाँ देखा था? सर यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं, मुझे याद नहीं है। पढ़े 12 मार्च को यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे सबकी लिस्ट चेक करो और यहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो, चाहे सेजल यहाँ पे आई हो। थैंक यू। क्या है ये? मैंने मेरे बैंकिंग ऐप का पासवर्ड बता दिया तो तुम मिसयूज करोगे मेरे फंड्स का? किससे पूछ के तूने 35,000 रुपए निकाले मेरे अकाउंट से? मैं आपको बताने ही वाला था। और क्या करेगा तू इतने बड़े अमाउंट का? बोल। हमने चेक किया, कस्तूरी प्लाजा में 12 मार्च को कोई पार्टी नहीं थी और ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस रात सेजल वहां गई। सेजल के भाई राघव ने होटल कस्तूरी कहा था और ये कस्तूरी प्लाजा है। लेकिन सर होटल कस्तूरी नाम से कोई होटल नहीं है उस एरिया में। पर पार्टी सेजल की ऑफिस में ही थी, ये तो पूरा स्टाफ कह रहा था। 12 मार्च की ऑफिस की फुटेज चेक करके देखते हैं सर, शायद कोई क्लू मिले जिससे पता चले कि उस रात सेजल के साथ हुआ क्या था। 12 मार्च के हादसे को फैमिली वजह मान रही है, जबकि हमें सेजल की लाश उसके 15 दिन बाद 27 मार्च को उसके घर पर ही मिली। भाई ये फैमिली हमें पार्टी और होटल के चक्कर में बेवजह उलझा तो नहीं रही? उनके बयान अटपटे तो हैं। भाई कह रहा है कि उसका रेप हुआ था, माँ कह रही है कि उसका रेप नहीं हुआ था। और ये सुसाइड नोट, इस सुसाइड नोट में सेजल ने किसी भूल का जिक्र किया। जब उनसे पूछा गया कैसी भूल, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। आपको लग रहा है ये मर्डर भी हो सकता है?
मर्डर के एंगल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मर्डर या सुसाइड। 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक फैमिली की एक्टिविटी पता करो। 12 मार्च पे फोकस करो और पता करो कि 12 मार्च को सेजल ऑफिस के अलावा और कहाँ कहाँ गई थी। 13 मार्च से 24 मार्च के बीच ये फैमिली पनवेल में थी सर। तो पनवेल में अपने खबरियों को एक्टिव करो और पनवेल से लौटने के बाद 24 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में फैमिली में क्या क्या हुआ सब पता करो। और जिस डॉक्टर ने सेजल को एग्जामिन किया था उससे मिलना पड़ेगा और जिस लड़के से सेजल की मंगनी हुई थी उसे ही पूछताछ के लिए बुलाओ। मैंने 14 मार्च को सेजल का चेकअप किया था। उसके घाव 2-3 दिन पुराने थे, कहीं ब्लेड के कट्स तो कहीं खरोचे, जलने के बहुत निशाने थे। 6-7 जगह तो ब्लड क्लॉट्स हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कुछ बेल्ट की चीज़ें से मारा गया है। सेजल का रेप हुआ था नहीं? मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने सेजल के मॉम को भी बोला था। आपकी सेजल से कुछ बात हुई थी? उसने आपको कुछ बताया कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ? मैंने सेजल को बहुत पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं। इतना दर्द सहने से तो ज्यादा अच्छा होता कि हम गांव ही भाग जाते। जब घर छोड़ के भागे थे तब क्या दर्द कम थे? जिस्म का दर्द तो फिर भी सहा जाता है बरखा, लेकिन दिल का दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जैसे यहाँ सब तेरे दिल की परवाह करते। अरे दर्द दबा के मुस्कुराना सीखा है और मेकअप लगा के जख्म छुपाना भी। जब तक जवानी है बिक रहे हैं। अभी का कमाया हुआ ही आगे चल के उम्र ढलने के बाद काम आएगा, समझी? माना सेजल की फैमिली ने आपको कुछ भी साफ साफ नहीं बताया कि सेजल के साथ क्या हुआ था, पर आपको कुछ तो अंदाजा हुआ होगा कि सेजल के साथ ऐसा किसने किया होगा। हमेशा खुशी दिखती थी। मेरे लिए सोच पाना मुश्किल है कि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है। 12 मार्च को सेजल के ऑफिस की कोई पार्टी थी। अब अगर सेजल उस पार्टी में जाती तो जाहिर सी बात है आपको तो पता ही होता ना। मेरी इस बारे में उससे फोन पे भी बात हुई थी। प्रतीक, बॉस ने ये केस जीतने की खुशी में एक पार्टी रखी है, लेकिन मुझे ये सेलिब्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर हुआ क्या? मुझसे बहुत बड़ा गूफअप हो गया। गूफअप? कैसा गूफअप? सर क्लियरली मुझे कुछ नहीं पता है, बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू हर वर्क। सेजल ने ये लॉ फॉर्म 4 साल पहले ज्वाइन की थी, पर इसमें गौर करने वाली बात है वो ये कि सेजल ने जितने भी केसेस जीते थे या जितने भी केसेस पे वो काम कर रही थी उनमें से ज़्यादातर केसेस वो थे जो पहले उसकी कुलीग कविता के पास थे। मतलब कविता के केस सेजल को दिए जा रहे, जबकि पहले सेजल कविता को असिस्ट कर रही थी। सर ऑफिस की फुटेज में भी हमने कविता और सेजल के एक और कलीग विकल्प को पॉइंट आउट किया था। ये देखिए सर, सेजल ऑफिस से आखिरी बार कविता और विकल्प के साथ जाती हुई दिख रही। सर सेजल के 12 मार्च के CDR के अकॉर्डिंग उसकी आखिरी 2 फ़ोन कॉल्स भी जानने जैसी हैं। सेजल ने रात को 8 बजे आदित्य जैन को कॉल किया था और फिर ठीक उसके बाद राधिका जैन ने सेजल को कॉल किया। आदित्य जैन सेजल का क्लाइंट था और राधिका आदित्य की बीवी। राधिका ने आदित्य पे डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस लगाए थे, केस किया था और इसी केस को सेजल ने जीता था जिसकी खुशी में पार्टी हो रही थी। मुद्दा ये है कि सेजल का क्लाइंट था आदित्य जैन, फिर राधिका ने इसे कॉल क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका से हार बर्दाश्त नहीं हुई? और ऐसा पॉसिबल है सर। आदित्य और राधिका से मिलो और सेजल के ऑफिस में नए सिरे से पूछताछ करनी पड़ेगी। उस पार्टी वाली रात सेजल आप दोनों के साथ पार्टी से बाहर गए थे, कहाँ गए थे आप लोग? देखिए सर, हम सिर्फ उसके साथ ऑफिस से बाहर तक गए थे। बॉस को तुम पे कितना भी प्राउड हो, पर मेरा असली प्राउड तो तुम हो। मेरी छोटी सी असिस्टेंट ने इतनी तरक्की जो कर ली। तरक्की मैंने आपको छोड़ने के बाद ही की है। तो वो कहते हैं ना कि बरगद के नीचे कोई और वृक्ष नहीं पनप पाता, मैं भी नहीं पनप पाती। इसलिए विकल्प, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अच्छा, तो तुम शुरू से ही इतना बोलती हो? पर आज ना बहुत ज़्यादा मीठा बोल रही हो। थैंक यू मैम फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एक्सक्यूज मी। हम तभी वहाँ से चले गए थे। उसके बाद मैंने उसे एक लड़की के साथ जाते हुए देखा। लड़की? जी सर। कौन थी वो लड़की? आई डोंट नो हर। एक्चुअली काफ़ी अंधेरा था तो मैंने उसे ठीक से देखा नहीं। ऑफिस के बाहर की 12 मार्च की CCTV फुटेज निकलवा। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं तो पता तो चले सेजल उस रात किस लड़की के साथ गई थी।
मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी वजह से अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार आज तो एक भी ग्राहक नहीं फंसा। मेरे को तो खड़े खड़े नींद लग रही है, चलना घर चलते हैं। मेरी तो बुकिंग आ गई। इसको पूछना इसको 2 चाहिए क्या? मेरा भी बोनी हो जाएगा। अरे ये मेरे को देने में तो बार्गेनिंग करता रहता, तुझे कहाँ से देगा? जा तू जाके सो जा। आदित्य से केस हार गई थी, वो भी सेजल की वजह से। तो फिर 12 मार्च की रात को आपने सेजल को किस इरादे से कॉल किया? नहीं सर, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। मैंने उसके 5-6 मिस्ड कॉल देखे, तब जाकर मैंने उसे कॉल बैक किया था। तो बात क्या हुई थी आपकी उसके साथ? सेजल को गिल्ट हो रहा था। गिल्ट? अब क्या है सेजल? सॉरी राधिका, जिंदगी में पहली बार मैंने एक गलत इंसान का केस ले लिया। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे आदित्य की सच्चाई पता चल गई है। आई नो, आदित्य नहीं बल्कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हो। मैं खुद सेजल की बात सुनकर हैरान थी सर। ऊपर से वो बोल रही थी कि वो मेरे लिए आदित्य के खिलाफ लड़ेगी। हाँ बोलो सर। ये आदित्य के घर पे तो ताला है और मैंने पता किया ये 12 मार्च से ही गायब है और काफ़ी दिनों से इसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। आदित्य का 12 मार्च से गायब होना और आदित्य की वाइफ राधिका का ये कहना कि सेजल को उसके लिए गिल्ट हो रहा था, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस गिल्ट को क्या हम सुसाइड नोट में लिखी भूल से कनेक्ट कर सकते हैं? तो फिर सवाल ये है कि इस केस को जीतने के बाद 12 मार्च को जो पार्टी दी गई, सेजल उसमें शामिल थी। सेजल उस पार्टी में क्यों गई? राधिका की बात पर हम ऐसे ही यकीन नहीं कर सकते, हमें खुद क्रॉस चेक करना होगा। राइट सर। जिस औरत पर अपने पति को टॉर्चर करने का आरोप हो, वो सेजल से बदला लेने के लिए उसको भी तो टॉर्चर करवा सकती है। तो फिर आदित्य क्यों गायब है? सर शायद उसको भी राधिका नहीं गायब करवाओ, वो उसका राज जानता था। अब इस राज से पर्दा तभी उठ सकता है जब हमें पता हो कि आदित्य क्यों गायब हुआ और कैसे गायब हुआ। आदित्य की बैकग्राउंड खंगालो और मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सेजल के बॉस से बात करनी चाहिए। सर हमें सर सेजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन, मतलब मौत दम घुटने से हुई। जिस्म पर चोटों के निशान थे, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप कंफर्म नहीं करती। वो शायद इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम उसकी मौत के काफ़ी दिनों बाद किया गया। मुमकिन है कि रेप हुआ क्योंकि लड़की के साथ ज़बरदस्ती तो हुई थी। सर सुसाइड नोट से सीजल की हैंडराइटिंग मैच हो रही है और हमारी पनवेल के खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है सर। कैसी इंफॉर्मेशन? पनवेल में सेजल के चाचा चाची रहते हैं। पिछले 7 सालों से दोनों परिवार के बीच कोई बातचीत नहीं है। दरअसल सेजल के पापा की दुकान थी जो सेजल के चाचा ने हड़प ली थी। शैलेंद्र, मेरे पति के गुजरते ही तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले उनका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया और अब उनकी दुकान हड़प ली। अरे मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मैं हूं ना, खर्चा उठा लूंगा तुम सबका। वो दुकान मेरे पापा की थी चाचा जी, आप वहाँ सिर्फ नौकरी करते थे और ऐसे कह रहे जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं। बस सेजल, भाभी समझाओ इसको। भैया के बाद कोई नहीं है मेरे अलावा तुमको पालने वाला। पाला मेरे पापा ने है आपको चाचा, अपनी दुकान में काम देके, और आप हमें पालोगे। शैलेंद्र, जबान को लगाम दो इसकी, नहीं तो हाथ पैर जबान सब काट के रख दूंगा। और भूता है ना तो आके हासिल कर लेना वो दुकान। शैलेंद्र ने हमें सताया तो बहुत था सर, और शैलेंद्र के उस थप्पड़ ने सेजल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। कैसा परिवर्तन? लॉ पढ़ रही थी सर। उन्होंने ठान लिया था कि चाचा से हमारा हक लेकर रहेगी। दिन रात उन्होंने पढ़ाई की और उसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। चाचा के खिलाफ केस की पैरवी उन्होंने खुद की थी सर। उसने अपने जीवन की हर लड़ाई जीती थी सर। समझ में नहीं आता खुद से कैसे हार गई। क्या लगता है आप लोगों को, क्या शैलेंद्र सेजल के साथ ऐसी ज्यादती कर सकता है? सर आप 7 साल पुरानी बातें कुरेद रहे हैं और इन बातों को हम कब का भूल चुके हैं। हमने हमेशा सेजल और राघव को अपने बच्चों की तरह माना था। विश्वासघात उन्होंने किया। उस दुकान पर इनका भी बराबर का हक था, लेकिन सेजल ने चालाकी से। छोड़ना अब ये सब बातें, कहिए और कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं? 12 मार्च को किधर थे आप? यही पनवेल में। पनवेल में कहाँ पे? अपने घर पर ही था। आई डोंट बिलीव राधिका सच बोल रही। राधिका अपने हस्बैंड आदित्य को टॉर्चर करती थी एंड इट्स प्रूवन इन द कोर्ट। अगर सेजल को केस जीतने के बाद ऐसा कुछ लगता तो सबसे पहले वो मुझे बताती।
सेजल के मंगेतर ने बताया कि वो काफ़ी दिनों से परेशान थी और जब उसने बार बार पूछा सेजल को कि किस बात को लेकर परेशान है तो सेजल ने बताया कि उससे काम में गुफा हो। अब जैसे कि आपने कहा कि सेजल सबसे पहले अगर कुछ होता तो आपको बताती, तो अगर इस गुफा का ताल्लुक राधिका के केस से नहीं है तो फिर किस बात से जिसको लेकर सेजल परेशान थी? ऐसा कुछ नहीं था और आप ये बेकार के सवाल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर मैंने आदित्य के कुछ रिलेटिव से बात की लेकिन किसी को नहीं पता कि आदित्य इस वक्त कहाँ पे। आदित्य मोती नगर की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। वहाँ इंक्वायरी करो, शायद कुछ पता चले। सर इसमें 12 मार्च की सेजल के ऑफिस की बाहर की फुटेज है। सर इसमें वो इस लड़की के साथ बाहर जाते हुए दिख रही है। कौन है ये लड़की? हाँ बरखा बोल। सिमी, एक गाड़ी वाले ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे पैसे भी नहीं दिए और मेरे सारे पैसे ले लिए। मेरे पास ना वापस आने के लिए पैसे नहीं है। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे, मैं आती हूँ तुझे लेने। राघव, पागल, आदि, गाँव। अरे प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्या चाहता है तू? फिर से मैं वही दिन देखूं? हाँ? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? कहीं वजह तुम्हारी दोस्त अंजलि से तो नहीं जुड़ी? हाँ? ये देखो, और मैं बताऊं कि 12 मार्च की रात को अंजलि सेजल से मिलने क्यों गई थी? 35,000 रुपए राघव कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। और क्या करेगा तू इतने बड़े अमाउंट का? क्या हुआ? सच सच बता, बात क्या है? दीदी, अंजलि प्रेग्नेंट है। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? सर मैं गिल्ट में था, कहीं मेरी इसी भूल की वजह से तो दीदी ने। सॉरी। कोई प्रेग्नेंट नहीं थी तुम, ये सब ड्रामा है ना? प्रेग्नेंट हो तुम? कोई प्रूफ है? तुम दोनों ने मेरे भाई को बेवकूफ बनाया सिर्फ पैसे हटने के लिए। अब देखना, ऐसे चार्ज में तुम लोगों को अंदर करवाऊंगी ना कि कभी भूलोगे नहीं। 12 मार्च को सेजल को लेकर कहाँ गई थी? मैं तो बस माफी मांगने गई थी उनसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो दीदी, प्लीज मेरे खिलाफ कोई केस मत फाइल करना। तुमने गुनाह किया है तो सजा तो तुम्हें दिलवा के रहूंगी मैं। नहीं दीदी प्लीज। वो वहाँ से चली गई थी, कहाँ गई वो मुझे नहीं मालूम है। तो हम मालूम कर लेंगे। जरा इन दोनों को मालूम पर घुमाओ। जी सर। माना तुमने हमसे पहले अंजलि की बात छुपाई, पर हमें अभी तक किसी भी होटल कस्तूरी का पता नहीं चला है। दीदी ने मुझे यही बोला था कि वो उस रात होटल कस्तूरी जा रही थी। अगर होटल कस्तूरी वाकई है तो कहीं तो होगा। हर छोटे मोटे होटल की लिस्टिंग करो और ढूंढो होटल कस्तूरी को। और सेजल अपने भाई राघव को एमजी रोड पर मिली थी। एमजी रोड से लेकर सेजल के ऑफिस तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलाओ, फुटेज स्कैन करो। सर, ये आदित्य जिस कंपनी में एमडी था वहां से अचानक से रिजाइन करके चला गया। ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला कि ये वहां पे काम करने वाली लड़कियों को फेवर देने के लिए उनका शारीरिक शोषण किया करता था। ये बात आदित्य के ऑफिस की एक लड़की ने सेजल से कांटेक्ट करके उसे बताई थी। तो पूरे चांसेस हैं कि आदित्य की वाइफ राधिका का बयान सही है कि सेजल उसके खिलाफ एक्शन लेने वाली थी, क्योंकि आदित्य 12 मार्च से ही गायब। आदित्य के ऑफिस से उसके बारे में एक और लीड मिली है सर। शायद ही अपने मामा के घर पहुंच सकता है। उठो। भागा नहीं था मैंने रिजाइन किया था। तुम 12 मार्च से गायब हो। 12 मार्च मतलब उसी दिन जिस दिन सेजल मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। अपने लॉयर को तो तूने मार दिया। अब किससे बात करेगा? बोल, क्यों मारा सेजल को? देखो, मुझे डराना मत।
तुझे क्या लग रहा है तेरे साथ हम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं? हाँ, रेप और मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं तुझे, और तेरे ऑफिस की कई लड़कियों की रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट है हमारे पास। बोल आप। मेरे पास प्रूफ्स हैं तुम्हारी असलियत के। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे जैसे सेक्स ऑफेंडर की पैरवी की मैंने। पर थैंक्स सेजल, तुम्हारी वजह से मैंने केस जीत लिया। मैं राधिका के साथ मिलकर काउंटर केस करूंगी तुम्हारे खिलाफ। कल ही वारंट निकल जाएगा तुम्हारा। मैं डर कर भागा जरूर था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सेजल के साथ कुछ भी नहीं किया है। राइट सर, मैं पता करने की कोशिश कर रहा था। सेजल ने जिस भूल का जिक्र किया था, क्या भूल ये थी कि उसने आदित्य जैसे गलत आदमी की पैरवी की? अगर हाँ, तो फिर वो 12 मार्च से लेकर 27 मार्च तक खामोश क्यों थी? और कोई भी भूल इतनी बड़ी कैसे हो सकती है जिसकी वजह से सेजल जैसी लॉयर सुसाइड कर ले? सर सेजल ने 5 मार्च को कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उसने कोर्ट से अपील की थी कि 7 साल पहले उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई थी। सर पिटीशन तो अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन सेजल को यह शक था कि उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ इसमें था। लेकिन सेजल ने ये पिटीशन 7 साल बाद क्यों फाइल की? आखिर 7 साल बाद उसके हाथ में ऐसा क्या सुराग लगा हो? सेजल की माँ को भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सर वो हमें शैलेंद्र के बारे में भी कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अगर सेजल की पिता की हत्या के पीछे वाकई उसके चाचा शैलेंद्र का हाथ था और उसके बावजूद वो 7 साल से बाहर है, तो मतलब प्लानिंग लंबी की होगी। और अब सेजल 7 साल बाद उस पर मर्डर चार्जेस लगाकर उसे अंदर करवाने वाली थी। मोटिव स्ट्रांग है। इस शैलेंद्र के बारे में पता करो, उसकी हर एक हरकत पर नजर रखो। ओके सर। रोज पेट पे लात मारती हूँ मैडम। बकबक बंद कर। क्या बकबक मैडम? जो मर्डर करके भाग जाते हो उनको तो आप पकड़ नहीं पाते हो, और हमारे जैसे को दबोच लेते हो आप। क्या बोल रही है तू? किसका मर्डर? मेरी दोस्त का मर्डर। 6 महीने पहले 12 मार्च को हाईवे रोड पे मेरी दोस्त को मार दिया गया था। उसकी सुनवाई हुई अभी तक? चल ठीक है, गाड़ी में बैठ। हाँ बोल। सोनू खबरी बोल रहा हूँ साहब। वो आपके हाईवे वाले केस का क्या हुआ? उन्होंने की बोला ऐसा क्या है? अरे साहब वो क्या है ना कि मैंने सुभाष नगर पुलिस को एक चेक लेकर टिप दिया है, और वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट बोल रही है कि उसकी फ्रेंड का 2 महीने पहले वहाँ पे मर्डर हुआ। मर्डर? हाँ साहब। क्या 12 मार्च को एमजी रोड पर एक और मर्डर हुआ था? हाँ सर, और सेजल भी 2 महीने पहले एमजी रोड पे बेहोशी की हालत में मिली। वो लड़की कौन थी जिसके बारे में खबरें नहीं बताया? सर उसका नाम सिमी है, प्रोस्टिट्यूट है, आज ही अंदर हुई है। इस सिमी से मिलकर चांस लेते, शायद कोई काम की बात पता चले। साहब मेरी दोस्त थी बरखा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आपने तो पहले कहा था कि मर्डर हुआ था। साहब किसी ने जानबूझकर उसको गाड़ी से उड़ा दिया था। 2 दिन तक बेचारी अस्पताल में रही, उसके बाद उसकी मौत हो गई। आपको ये कैसे पता कि किसने जानबूझ के उड़ाया था? हाँ बरखा बोल। मेरे पास तो वापस आने के लिए पैसे नहीं है। तू घबरा मत बरखा, कहाँ है तू बता मुझे। मैं एमजी रोड पे एक गाड़ी वाला एक लड़की को फेंक दिया, ग्रे कलर की गाड़ी से एक लड़की को। बरखा बरखा मुझे कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। बरखा ने आपको उस गाड़ी का नंबर बताया था? नहीं साहब, लेकिन बरखा ने बताया था कि ग्रे कलर की कोई कार थी। आपकी बरखा से बात कब हुई थी? मेरा मतलब तारीख क्या थी? सर 12 मार्च को रात के 2-2:30 बजे के आसपास। 12 मार्च की रात को सेजल जहां पर जख्मी हालत में मिली थी उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर एक सिग्नल है, वहां पे सीसीटीवी है। और रास्ते में कोई भी राइट या लेफ्ट टर्न नहीं है, सीधा रास्ता है। उस सीसीटीवी की फुटेज स्कैन करो, जितनी भी सफेद रंग की गाड़ियां दिखती हैं सबकी लिस्टिंग करो। सर
सर उस रात 2 बजे के बाद उस रास्ते से ये 7 ग्रे कारें गुजरी थी और ये इन 7 कारों के 7 ओनर्स हैं। इन ओनर्स की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इनमें से ये मनीष, इसका एक होटल है, होटल संतूरी। राघव ने कहा था कस्तूरी। होटल कस्तूरी में गई थी। संतूरी, कस्तूरी। सर ये भी तो हो सकता है कि सुनने में फर्क आया। मेरा यकीन कीजिए सर, मेरी सेजल से कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो बेकार में ही अपने दोस्त के लफड़े में फंस गया। कौन दोस्त? दो महीने से तेरी एक्टिंग देख रहा हूं और अब तो इस डंडे पे नाच करेगा। नाच। उठ। सेजल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर मेरा पहले बिल्कुल भी इरादा नहीं था उसे नुकसान पहुंचाने का, बल्कि वो तो ऑफिस की पार्टी मनाने के बाद में उससे मनीष के होटल में मिलने भी आई थी। प्लीज प्रतीक, वैसे भी आदित्य की वजह से मैं बहुत गिल्ट में हूँ। पार्टी करने का एकदम मूड नहीं है। सेजल, ऑफिस में ये सब चलता रहता है। प्लीज प्लीज। कौन 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 कौन? Cheers guys। सेजल, दोस्त है सामने। दोस्त पास में नहीं होते तब भी कौन सा तुम्हारे पास आने देती हो? तुम ना मेरे स्वाभिमान को बहुत हर्ट करते हो मुझे। चढ़ गई क्या तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? क्या क्या है? छोड़ो मुझे। क्या कर रहा है ये? छोड़ भाभी को। चुप। काहे की भाभी साली सुनी नहीं मेरे साथ में आज तक एक बार भी। आज ना तेरा रेप करूंगा मैं, पता है? तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही है? तेरा मन कर रहा तो तू भी कर ले। देख क्या करूं, गुस्से गुस्से में किया जो किया, घर में इतनी शांत हो गई। So I love you। प्रतीक निकल जल्दी से, लॉयर है फंसा देगी। अबे हट। काहे की लॉयर? लवर है ना मेरी, बचपन से प्यार करती है ना, तो भूलेगी कुछ नहीं, देखना है ना। सर हमें लगा था कि वो मर गई है, इसलिए हमने उसे फेंक दिया और किसी और लड़के ने उसे फेंकते हुए हमें देख लिया। विशाल, सर सेजल के साथ उसके अपनी मंगेतर ने इतना सब किया, फिर भी वो 15 दिन तक चुप रही। जबकि सेजल कोई आम लड़की नहीं थी, एक लॉयर थी, एक ऐसी लॉयर जो लोगों के इंसाफ के लिए ईमानदारी से लड़ती थी। सेजल प्रतीक को बचपन से प्यार करती थी। उसने प्रतीक पर आंख बंद करके भरोसा किया, लेकिन प्रतीक ने उसके भरोसे को तोड़ा। जब इंसान को किसी अपने सबसे ज्यादा करीबी से धोखा मिलता है तो उस इंसान का पूरी इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। सेजल के साथ भी यही हुआ। उसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा कि उसे लग रहा था कि प्रतीक पे भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की। वो भूल जरूर थी, लेकिन सबसे बड़ी नहीं। सबसे बड़ी भूल थी उसका अपनी जिंदगी को खत्म करना, खुदकुशी करना। हम सब की जिंदगी में दुश्वारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से लड़ते हुए, दुश्वारियों से जूझते हुए, जद्दोजहद करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। मौत
किसी मसले का हल नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आदिल खान। क्राइम पेट्रोल के जरिए हमने छेड़ी एक मुहिम, वो चाहे गुनाह से सतर्क रहने का सबक हो या फिर आने वाले जुर्म की दस्तक। क्राइम पेट्रोल के हर एपिसोड में हम आपको दिखाते आए हैं हिंदुस्तान की चौंकाने वाली जुर्म की कहानियाँ। 15 जून बुधवार से क्राइम पेट्रोल 2.0 एक नए समय पर टेलीकास्ट होगा, रात 10:30 बजे। तो देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 2.0 रात 10:30 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर। जय हिंद।